मेनली कॉमर्शियल है ना। आर्थिक रूप से लाभदायक। CCIAL कॉमर्शियल डबल M आएगा ना। बताओ वाणिज्यिक खेती हो रही है ना इसकी, तो वाणिज्यिक खेती में क्या क्या देखेंगे। जब आपको बिजनेस स्टार्ट करो, ऐसे समझो आपको बिजनेस स्टार्ट, जब आप पीछे क्यों बैठे हो, आज लड़ाई कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। बताओ मुझे, जब आपको बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस तो बिजनेस का सबसे पहला उसूल है, जहाँ प्रॉफिट नहीं वहाँ बिजनेस नहीं है ना। उसके अलावा अप्रोच देखोगे ना, अप्रोच कौन कौन सी, पब्लिक की अप्रोच होती है, पब्लिक की अप्रोच देखोगे, ट्रांसपोर्ट देखोगे, डिमांड देखोगे, ये सब चीजें देखोगे। तो यहाँ पर जो बागानी खेती है आपकी, इसमें हम क्या करेंगे, बाग बहुत दूर होंगे, फैक्ट्री बहुत दूर होगी, तो क्या काम चलेगा, कुछ फसल ऐसी होती हैं क्या होगा जिनको फटाफट एक्सपोर्ट करना होगा, है ना। कोल्ड स्टोरेज में थोड़े दिन करके उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि अगर अपने पास रखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, खराब हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, तो इसके लिए इनके पास ही क्या चाहिए हमें, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री पास होनी चाहिए। फैक्ट्री होगी, उसके साथ लेबर चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अब आप ऐसा सोचो, ज्यादा लॉन्ग ना जाओ, आपने वाली मूवी देखी है भूत पुलिस, किस किस ने देखी है, देखो एकदम बोलिए हाँ। और पढ़ाई के नाम पे पढ़ा नहीं पढ़ा, अच्छा चलो भूत पुलिस देखी है, तो भूत पुलिस में क्या था बताओ, भूत पुलिस में क्या था, वो भूतों को पकड़ते थे, हाँ बताओ ना मुझे, बहुत पहले देखी थी ना। मैंने तो बहुत पहले देखी थी, अब मेरे से ज्यादा पहले तो नहीं देखी होगी ना। बताओ भूत पुलिस में क्या था, किसने देखी भूत पुलिस, ये आज उससे मत बोलो, भूत पुलिस बताओ, नहीं याद रहती है। चलचित्र ऐसा है, एक बार हम देख लेंगे तो हमको क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में घर कर जाता है, कभी हम भूलते नहीं है। भूत पुलिस में कहाँ की थी, पश्चिम बंगाल की स्टोरी थी, आसाम की थी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। कहाँ था, चाय के पत्ती ना, चाय के खेत, चाय बागान, चाय बागान में क्या देखा था आपने, वहां पर फैक्ट्री थी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, जो दोनों क्या थी, वो बहन थी ना, वो क्या देख रही थी, अपने पापा की प्रॉपर्टी, उनके पास किसके खेत थे, चाय के खेत थे, तो उन्होंने चाय के खेत के पास क्या कर ली थी, फैक्ट्री कर ली थी, फैक्ट्री करी थी, और फैक्ट्री के पास में उन्होंने कॉलोनी बना दी थी ना। कॉलोनी किस लिए बनाई थी, लेबर के लिए, क्योंकि अगर लेबर कहीं बाहर से है, लेबर नॉर्मली क्या होती है, बाहर से आती है ना। अब हम लोगों के यहाँ की यूपी बिहार की साइड के लोग कहाँ जाते हैं वेजेस करने, सबसे ज्यादा जाते हैं गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं ना। तो वो अब ये देखो, ये लोग वहाँ चले गए, अब वहाँ पर आके अपने अलग से रूम लेंगे या फैक्ट्री उनको प्रोवाइड करवा रही है, फैक्ट्री प्रोवाइड करवाती है, कभी फैक्ट्री प्रोवाइड करवा रही ना। फैक्ट्री क्यों प्रोवाइड करवा रही है उन्हें, जब वो अकेले होते हैं तब फैक्ट्री प्रोवाइड करवाती है, ताकि सही टाइम से आ सके और उनका देखभाल भी हो सके। अगर आपको ओवर टाइम भी करना है तो आराम से हो, क्योंकि फिर क्या होगा, अब जैसे आपने यहाँ तो नहीं है, राजस्थान वगैरह में सीमेंट की फैक्ट्री, व्यापक में सुना होगा, श्री सीमेंट फैक्ट्री है, तो है सुना है ना श्री सीमेंट फैक्ट्री का। तो श्री सीमेंट फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री वाले, क्योंकि अब सीमेंट का खाद्यान्न जो स्टोर होगा, कारखाना होगा, वो जहाँ पर रहते हैं तो वो उससे काफी दूर होगा कि नहीं होगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक पूरी क्या बनाया है, एक अपार्टमेंट बना दिया है, किसके लिए, जो आपके कार्य मतलब जो आपके वर्कर्स हैं उनके लिए पूरा अपार्टमेंट बना दिया, रहने की सुविधा कर दी। अब रहने की सुविधा भी आपको मिल रहा है, आपको सैलरी भी मिल रही है, आपको क्या मिल रहा है, कन्वेंस भी मिल रहा है। तो आप ज्यादा प्रॉफिट में हो या कम प्रॉफिट में हो, ज्यादा प्रॉफिट में हो ना। तो आप क्या करोगे, जब आपके पास ऐसी जॉब का ऑफर आएगा तो आप एकदम क्या करोगे, चले जाओगे ना। आपका क्या है, रहने का भी वही दे रहा है, कुछ परसेंट काटता है, और आपका आने जाने का भी दे रहा है, जिसमें वो परसेंट नहीं काटता है। सेम है, जब हम बागानी की खेती कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री तो बनानी पड़ेगी, फैक्ट्री बना रहे हैं तो लेबर है, और लेबर के लिए क्या देना पड़ेगा, हमें अपार्टमेंट देना पड़ेगा, लेबर के लिए हमें अपार्टमेंट भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें फैक्ट्री लग रही है तो एक
ट्रांसपोर्ट एजेंसी से हम करेंगे कॉन्टेक्ट कि नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? ताकि ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाए, आसानी से हो जाए, आसानी से और जल्दी हो जाए। इसलिए तो मैंने कहा अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट खराब ना हो। तो हमें क्या चाहिए? लेबर बिल्कुल पास में होनी चाहिए। बगानी खेती की सबसे पहली विशेषता है यहाँ फैक्ट्री बिल्कुल जहाँ खेती हो रही है उसके आसपास लगी होंगी। तो मैं पिक्चर के एग्जाम्पल दे रही थी ना, तो उन्होंने फैक्ट्री को और शहर में तो नहीं लगाई थी, अपने खेतों में ही एक बना लिया था और वहीं खेतों के पास ही क्या रखते थे? लेबर का रहने का इंतजाम कर दिए थे। तो उसमें क्या होता था? रात में फैक्ट्री कर देते थे बंद। क्यों कर रहे थे बंद? क्योंकि वहां पर भूत आ जाता था। अब रात में फैक्ट्री बंद हो रही है, भूत आ रहा है, लेबर डेथ हमारे जा नहीं रही है, तो उनका बिजनेस कैसे जा रहा था? घाटे में जा रहा था ना। मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिजनेस घाटे में जा रहा है। क्यों? लेबर के अंदर एक फेयर था कि भूत हमें खा जाएगा। भूत मूवी, भूत पुलिस पिक्चर है ना, उसकी स्टोरी को ही मैं ले रही हूँ। तो उसमें चाय बागान दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर अब ये देखो, लेबर तो हम इतनी सुविधा नहीं देंगे तो लेबर हमारे यहाँ काम करने नहीं आएगी। जब काम करने नहीं आएगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो हमारा बिजनेस कहाँ जाएगा? लॉस में। तो यहाँ पर बनिए का डिमांड क्या है? अपना प्रॉफिट कमाना है तो इसको भी प्रॉफिट देना होगा जो इस फैक्ट्री में इंक्लूड है, चाहे वो ए ग्रुप हो चाहे वो ए से लेके डी ग्रुप तक जितने भी लोग हैं सबको वो सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेगी। समझ में आ गया ये? इसको जरा ठीक कर दो, नेट नहीं लगेगा। अच्छा, ये बागवानी खेती में कौन कौन सी फसल आ जाती है? बताओ, बिल्कुल नीचे मत आना। बागवानी खेती में कौन कौन सी फसल आती है? हाँ बताओ। कौन सी आ जाएगी? हॉर्टिकल्चर की सारी आ जाएगी। आम सेब मैम सूरजमुखी की खेती होती है। सूरजमुखी तिलहन में आएगा, सूरजमुखी तिलहन में आएगा, मूंगफली भी तिलहन में आएगा और आपका मस्टर्ड यानी कि वो भी आएगा तिलहन में। जब ढूंढो तो चीजें मिलती नहीं है, नहीं ढूंढो तो सामने आ जाएगी। और बताओ और कौन सी आएंगी? नारियल आ जाएगा क्या इसमें? मैम हाँ आ जाएंगी। नारियल आ जाएगा यस मैम। और तरबूजा चाय चाय आ जाएगी, चाय की बागान आ जाएगी, कॉफी की बागान कॉफी आ जाएगी, चाय आ जाएगा, नारियल आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएंगे, फ्रूट्स भी आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे केले भी आ जाएंगे, केले के और क्या आ जाएगा? केला। अच्छा ये बताओ केला किस तरह का पौधा है? पर्णपाती है? पर्णपाती है सदाबहार है? सदाबहार है, उसके पत्ते गिरते नहीं है? वही मैं पूछ रही हूँ, मुझे कंफर्म करना है आप लोगों से। मिस्त्री का क्या आएगी? मिक्सिंग वाली होती है हमारी, फार्मिंग कर रहे थे ना, शिफ्टिंग वाली कर ली थी। नॉर्मेटिक हार्डिंग में क्या होता है? इसमें हम जंतुओं द्वारा करते हैं। किससे कर रहे हैं? एनिमल यानी कि आपके पशु को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं क्या? पालतू जंगली, पालतू जंगली, जंगली के साथ हम खेती कर लोगे? बताओ जरा, पशु को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं
बताओ बांटेंगे कि नहीं? कौन कौन सी कैटेगरी में बांट दोगे उसका? पालतू में हम नॉर्मल कौन से ले लेंगे? जो दुधारू होंगे, जो हमारे लिए लाभकारी होंगे। इंसान के लिए क्या मतलब है? इंसान कैसा है? बहुत मतलबी है। हाँ, जहाँ उसको मतलब दिखेगा उसको कैटेगरी में डिवाइड कर लेता है। मतलब ये इंसान मेरे लिए बहुत लाभकारी है तो इसको मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। ये इंसान मेरे लिए कभी कभी लाभकारी है तो जब मेरा मतलब पड़ेगा तब मैं इसको अपने साथ लाऊंगा। और जो इंसान मेरे लिए लाभकारी नहीं है वो क्या होगा? वाइल्ड एनिमल हो गए। समझ में आ गया? तो जितने दुधारू है कैटल है, कैटल में कौन कौन सा देंगे? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। आगे ना ये सब क्या है? भेड़ हमारे किस काम में आएगी? खरगोश हो गए, भेड़ हो गए, और एक रियांडर। डॉगी है ना? एस्किमो सुने हो? एस्किमो सुने हो? केसवाल एस्किमो सुने हो? इग्लू 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 सुने हो? तो एस्किमो भी सुने होंगे। एस्किमो सुने हो? इग्लू सुना है? इग्लू क्या है बताओ? बर्फ का घर होता है ना इग्लू, उसको इग्लू कहते हैं। और कौन बना के रहता है? एस्किमो। एस्किमो क्या है? जनजाति है। कहाँ की है? कनाडा की है। वो इस कुत्ते का इस्तेमाल करती है, उसका नाम है ना? इस कुत्ते का इस्तेमाल आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में। वो मूवी देखी है? टाइगर इज बैक। टाइगर इज कम बैक। हाँ, बैक है टाइगर, सलमान खान की है। उसमें क्या होता है? देखा है ना? देखा है ना? देखिए ना। हाँ, वही है, उसी का नाम ये है। अब ये जानना हमने किस, और आपने गधे का नाम सुना होगा, घोड़े का नाम सुना है, गधा, घोड़ा, खच्चर, इनके नाम सुने हैं। तो हम इसको किस इस्तेमाल में ले रहे हैं? बोझा में, है ना? हाथी हो गया, ऊंट हो गया, इन सब चीज जानवरों को किस इस्तेमाल में ले रहे हैं? बोझा में। तो हमने यहाँ पशुओं को भी क्या करना है? एक ऐसे पशु जो हमारे आर्थिक दृष्टि से क्या है? डायरेक्टली हमें उनसे क्या मिल रही है? इनकम। इसमें हमारे दुधारू हो गए, और कौन से हो गए आपके? जिनसे हमें भेड़ों से ऊन मिल रही है। और क्या हो गए? इनसे हमें मांस मछली मिल सकती, मांस मिल सकता है ना? मछली इसमें नहीं आएगी, मांस मिल जाएगा ना इनसे। मांस मैं तो मांसाहारी नहीं हूँ, पर ये बताओ कौन कौन से जानवर है जिनसे हम मांस ले लेते हैं? बकरी, मुर्गा, हाँ सुअर है, सुअर लेते हैं। गाय है, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में नहीं है तो फॉरेन कंट्री में क्या है? चीन देखो, चीन में सबसे ज्यादा सुअर का पालन करते हैं, है ना? अब चीन फॉरेन कंट्री की कोई भी चीज आप बनी हुई खा नहीं सकते अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, ठीक है? तो चाइना से तो स्पेसिफिक खा सकते हो। बताइए चाइना की क्या क्या? कुत्ता भी खा लेते हैं, सुअर भी खा लेते हैं, वो सब खा लेते हैं। केकड़े भी खा लेते हैं, वो ऐसे डायरेक्ट खाया। साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में, जापान में, और आज चाइना में इनका ट्रेडिशनल है ना, उनका लगभग सेम। आप ये नहीं कहोगे कि ये चीज नहीं खाते हैं, वो सब चीज खा लेते हैं। हाँ, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा, है ना? मैन वर्सेस वाइल्ड कुछ नहीं कहो, वो क्या करते हैं? हाउ टू सर्वाइव। आपको कैसे सर्वाइव करना है, अगर आप ऐसे कैसे सर्वाइव करोगे तो हमको सिखाते हैं। उसने हमको ये बताया कि अगर आप कभी सहारा मंजिल में फंस गए हो तो आपको डायरेक्शन नहीं पता है, तब भी आपको पता चल जाएगा। पहली हवा आपको पता है दिन में कहाँ से चल रही है, शाम में कहाँ से चल रही है। हवा की डायरेक्शन और सूर्य की लाइट परछाई से आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। नॉर्मल जब हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ना, उन लोग घड़ी वड़ी नहीं होती थी उनके पास, चांद तारे की स्थिति देख के, चांद की स्थिति देख के बता देते हैं कितना टाइम हो गया है ना। और हम लोग अब घड़ी देखते हैं तब बताते हैं कितना टाइम हुआ है। वही चीज है, वो ज्ञान क्या था? वैदिक ज्ञान था, तो उन्होंने क्या कभी आज के इस्तेमाल कभी आप ऐसे जवाब फंसाओ तब। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं ऐसे पशु जिनसे क्या हमें मिल रहा है? मांस मिल रहा है, और जिनसे दूध के फॉर्म। तो ये भी हमारे कैसे होंगे? कॉमर्शियल में आ जाएंगे ना। कुछ खेती ऐसी है जो हमारे कॉमर्शियल में आ रही है। पहले हम क्या करते थे? या शिफ्टिंग वाली करते थे, तो हम किसके करते थे? मेरे को आज ना उतना नहीं कर पाते थे जितना हमें चाहिए। अब
प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, क्यों? हमें बिजनेस करना है। अब यहाँ पर दूसरे पशु हो गए, जैसे आपके बेवो, ऊंट हो गया, हाथी हो गया, और कौन हो गया? बैल नहीं, हाँ बैल मार दो। और ये इन सबको हमने क्या करा है? सिर्फ बोझा ढोने के काम में लिया है। अब आप देखते हो पहाड़ों पर, पहाड़ों के लोगों का आपने जीवन सुन देखा है कैसा होता है? बहुत संघर्ष से, तो हमें पता है ये तो बिल्कुल ऐसे नहीं लिखते हैं। मैंने पूछा पहाड़ी लोगों का जीवन कैसा होता है? बहुत संघर्ष होता है, सबका होता है। पहाड़ों में देखो नॉर्मल होता है ना, जितने भी आपकी जनजाति है क्या करती हैं? पहाड़ों को काट के वापस लेते हैं। जब पहाड़ का ऊपर यानी कि जब प्लेन्स में गर्मी होती है, प्लेन्स में गर्मी मतलब जब गर्मी का मौसम होता है तो ये लोग पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर रहते हैं अपने जानवरों के साथ, क्योंकि अब इनको क्या करना होता है? सामान रखना, वो सब उठाना होता है, तो उनको ऐसे जानवर की जरूरत पड़ती है ना। पहाड़ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो नहीं है ना प्लेन है, ना ट्रांसपोर्ट की अपनी अपनी सुविधा है, तो यहाँ पर वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ ऐसे जानवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ ले जाते हैं। जब यहाँ पर स्नोफॉल का टाइम आता है तभी लोग क्या कर देते हैं? नीचे आके खेती करते हैं, तो ये दोनों जगह खेती कर रहे हैं ना, तो ऐसी जगह पर इन लोगों को कौन किसकी जरूरत पड़ती है? पशुओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिक्स फार्मिंग की, तो पता ही है मिक्स फार्मिंग भी किसके लिए होगी? कॉमर्शियल होगी कि नहीं? फिर कैसे होगी ये भी बता दूं मुझे। कल मैंने मिक्स फार्मिंग की कुछ एग्जाम्पल बताए थे ना। जैसे पशुपालन कर रहे हैं, हाँ, चारा तो उसमें जो उनका वो गोबर का चूर्ण डाल के मिक्स, इसमें किसी भी मतलब फसल है अगर ऐसी जो 6 महीने कटेगी तो 2-3 महीने वाली का नंबर सागर लगाते हैं, वो भी लगा दिया। मैंने कर लिया, क्या एक साल में हम 2 या 3 फसल काट लें, एक ऐसी तो खाने वाली, दूसरी ऐसी बेचने वाली। ऐसे हम क्या गेहूं के साथ हम सरसों लगा रहे हैं, तो गेहूं क्या है? हमारी खाने वाली फसल हो गई, सरसों हमारी तिलहन हो गई, जिसको हम क्या कर रहे हैं? सेल आउट कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं कर रहे हैं? और फिर अगर वो सरसों का थोड़ा सा साग है, मतलब छोड़ के सरसों का उसको क्या है? एज अ सब्जी को सेल करते हैं। अब ऐसे मैंने कहा कि आप उसी में क्या लगा रहे हो? यूटिलिटीज के पेड़ लगा रहे हो, और किसके लगते हैं? बड़े पाक लीज के लगते हैं। ये सब क्या है? ये भी तो एक क्या है? मिक्स फार्मिंग के अंतर्गत आती है, तो हम कर रहे हैं कॉमर्शियल। प्लांटेशन एग्रीकल्चर बाय या कॉमर्शियल में ही आ रही है। और कॉमर्शियल ग्रेन कौन से हो जाएंगे? कॉमर्शियल ग्रेन कौन से हो जाएंगे बताओ? हाँ, चावल का तो ज्यादा नहीं है, पर हाँ चाइना साइड में आप देखते हो जितनी भी चाइनीज नूडल्स होते हैं चावल से बने होते हैं, पर अपने इधर जाओगे तो व्हीट का ज्यादा इस्तेमाल है, गेहूं का। और गेहूं को भी हम कॉमर्शियल ले लिए हैं, कल बताया था कैसे। पहले हम क्या गेहूं अपना ही रखते थे, अब क्या है वो गेहूं हमसे डायरेक्ट कौन खरीदते? फैक्ट्रियां खरीदती है, और फैक्ट्री में फिर अपना लेबल लगा दिया। आटा सेम होता है, उसमें भी क्या कहेंगे कौन सा आदर्श वाला है, और कौन से कितने आटे आते हैं अलग अलग है। पतंजलि तो है ही, पतंजलि में ऐसे कोई ब्रांड मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है उसने नहीं बनाया, पतंजलि ने सारा ही प्रोडक्ट अपना बना लिया है। पैंट शर्ट भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। तो पतंजलि हर्बल होगा ना, उसमें आपके पेड़ पौधों से मिलेंगे। हाँ, तो देर में आपके जौ आ जाएंगे। यस मैम, जौ आ रहा है? जौ कितनी है? जौ का कल मैंने एक बताया था, एग्जाम्पल दिया था। जौ से बियर बनती है ना, जौ से बियर बनती है। और अपनी देसी बियर तो गन्ने से भी बन जाती है, मिठाई गुड़। गन्ने से जो भी बनता है कॉमर्शियल गन्ना, तो हमें लगता है कि टोटली क्या है आपका कॉमर्शियल फसल है, क्योंकि उससे चीनी बन रही है। और जो उसका जो बनता है बाद में उससे हाँ एथनॉल भी निकलता है। और क्या बनता है? मतलब गन्ना टोटली क्या होगी? हमारी कॉमर्शियल फसल होगी। इतना देख लिया। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। इसको कल हमने कैसे हटाया था? बताओ कौन कौन से एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स पाए जा रहे हैं, फसल पाई जा रही है? पढ़ रहे हो तुम लोग? चश्मा देख नहीं रहा है।
और ये कौन सा हो गया दक्षिण, ये आपका पूरा इंडोनेशिया का क्षेत्र हो गया, ये दक्षिण क्षेत्र हो गया, ये उत्तरी दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र क्या आ गया बेटा चाइना का, देखो उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी पश्चिमी क्यों है, पश्चिम तो इधर है ना, पश्चिमी देश इधर है ना, पूर्वी देश इधर है, चाइना ये रहा ना, और चाइना ये सॉरी हाँ म्यांमार, कोलंबो, थाईलैंड, हाँ कंबोडिया, सॉरी ये है चाइना, ये है कंबोडिया। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कंबोडिया थाईलैंड के क्षेत्र है वहाँ पर क्या हो रहा था, राइस यानी चावल, टी मतलब चाय, टमाटो मतलब बीन्स, बीन्स क्या होती हैं, राजमा हम बीन्स में ले सकते हैं है ना, मटर बीन्स में नहीं लेंगे, राजमा हम बीन्स में ले लेंगे, डोरिया हम बीन्स में ले लेंगे, ये सब चीजें क्या आते हैं बीन्स में आती हैं। बनाना, येम्स क्या होता है, येम्स क्या होता है देखो तो जरा सर्च करके, इंग्लिश वाला कोई है, अरे वो यम्स नहीं है, सिट्रस फ्रूट यानी कि कौन से हुए खट्टे पदार्थ, खट्टे फल कौन कौन से, नींबू, नारंगी, संतरा, ये सब क्या है आपके खट्टे फल है। फिर चलिए अब क्या करें, ऐसे बताते रहो, फल नहीं बनाएंगे। इंडिया में क्या क्या है, अभी हमने किसमें कंबोडिया की देखी, यानी कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया देखा। दक्षिण पूर्वी एशिया के बाद भारत में बताओ, भारत में तो पता होगा प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, भारत की सबसे ज्यादा प्रमुख फसल कौन सी है, धान है, गेहूं है, धान है, और उसके बाद गेहूं, अगर हम आर्थिक में पूछेंगे तब, अभी हम खाद्यान्न की बात कर रहे हैं तो सबसे प्रमुख फसल कौन सी होगी, चावल, उसके बाद गेहूं और खाद्यान्न। और अगर हम इसकी करें नकदी यानी कि कैश क्रॉप की, कैश क्रॉप की तो कौन सी होगी आपकी नकदी फसल में, गन्ना। चाय है, भारत में चाय कौन से प्रकार की है, ग्रीन टी है, येलो टी है, रेड टी है, ब्लैक टी है, कौन सी टी है, ब्लैक है। भारत में कौन सी टी है, ब्लैक टी। और भारत में जो चाय के बागान है ज्यादातर कहाँ पाए जा रहे हैं, असम और दार्जिलिंग। इसके बाद दार्जिलिंग में सबसे महंगी चाय होती है, हाँ, और दार्जिलिंग की चाय को क्या मिला है, जीआई टैग। अभी किसी और चाय को जीआई टैग मिला है, यूरोपियन जीआई टैग किसको मिला है बताओ, आलोक, जीआई टैग मिला है अभी, यूरोपियन जीआई टैग भारत की एक चाय को किसको मिला है, कांगड़ा चाय को, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है ना, कांगड़ा उसको मिला है। और आपके नीलगिरी क्षेत्र जितना है वहाँ में क्या होता है, चाय की खेती होती है। भारत क्षेत्रों में तो सब कॉफी होती है, कॉफी और चाय दोनों होती है, कॉफी और इलायची का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। कार्डमम पहाड़ियों में होता है, बिल्कुल नीचे जाओगे लास्ट में, नीलगिरी क्षेत्र से भी नीचे, ठीक है, वहाँ होता है कार्डमम। तब उसको कार्डमम पहाड़ियाँ कहा गया है, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे जो लगा है बिल्कुल लास्ट वाला। और कौन सा फसल है भारत में, आम है, आम का उत्पादन है, आम का उत्पादन है। फल उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन है ये बताओ, फल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, गुजरात है या महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। और संतरा में वो संतरा कह रहे हैं उसमें, अनार में कश्मीर को अगर देखा जाएगा तो कश्मीर आपका किसमें, सैफ्रॉन में, यानी कि आपकी जो सैफ्रॉन क्या, केसर, सैफ्रॉन मतलब केसर, केसर में अग्रणी राज्य। देखा जाए तो सेब के अलग हिमाचल प्रदेश में है, सेब हिमाचल है, उत्तराखंड है। और जितने भी आपके नट्स हैं, नट्स है ना, जो आपका वालनट्स यानी कि अखरोट है वो जम्मू कश्मीर का है, और आपका जो काजू सॉरी बादाम है वो भी जम्मू कश्मीर का है, गोवा और ये केरल, गोवा केरल काजू में है अग्रणी राज्य। और काली मिर्च में भी आपका कौन सा है, आपका केरल है, मसालों में दिखता केरल है, काजू में भी केरल ही है, हाँ। और जो आपका वॉलनट है
ठीक है, तो ये सब चीजें ना थोड़ा सा देखिए ना कौन सा राज्य अग्रणी है। आगे हम बात करते हैं मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के पास मैंने आपको बताया था जलवायु कैसी थी, भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु कहाँ पाई जा रही थी, भूमध्य सागर में। और ये किस तरह की जलवायु थी बताओ मुझे। चलो एक बताते रहे, आ जाएगी लाइट कौन भूमध्य सागरीय खेती। जो मेडिटेरियन सी में क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, किस प्रकार का होता है, कौन कौन सी फसल होंगी, और ये जलवायु में कौन किसके अंतर्गत आ रही है बताओ मुझे। सीएस के अंतर्गत आ रही है। सी का मतलब मध्य अक्षांश थे, जहां पर तापमान कैसा हो रहा था, कम। एस का मतलब क्या था, शीत आर्द्र थे या ग्रीष्म आर्द्र थे, यानी कि समर ड्राई था या विंटर ड्राई था। समर ड्राई था यानी कि यहाँ पर क्या हो रही थी, विंटर में बारिश हो रही थी, है ना। विंटर में बारिश के कारण भारत में क्या आ रहा है, सर्दियों में। अब यहाँ पर जब ऐसे सोचो भूमध्य सागर में, तो अब हम यहाँ की खेती को दो तरह से बांट सकते हैं। जैसे हमने अपने भारत में खेती को तीन तरह से बांटा, रबी, जायद और खरीफ। ऐसे यहाँ भी होगा, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन में हमारे यहाँ क्या होता है, कौन कौन सी सब्जियां उग सकती हैं, सेम वही होगा ना, क्योंकि वेदर सब्जी को उगाने के लिए तो कंडीशन सेम होगी ना। तो गेहूं हो सकता है यहाँ पर, टमाटर हो सकता है, मटर हो सकता है। तो ये सारी चीजें कहाँ जाएंगे आपके, शीतकालीन। यहाँ पर जो मेडिटेरियन समुद्र है, यहाँ पर जो खेती हो रही है वो दो तरह से हो रही है, एक शीतकालीन हो रही है और एक ग्रीष्मकालीन हो रही है। क्योंकि यह शीतकालीन क्या है, शुष्क है, वो ड्राई विंटर है ना, समर ड्राई है, विंटर में क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पर गेहूं होगा, आलू होगा और क्या है, टमाटर होगा, ये सारी चीजें होंगी। और यहाँ पर ग्रीष्मकालीन मतलब समर में क्या हो रही है, बारिश नहीं है, शुष्क है, समर शुष्क है। तो यहाँ पर कौन से होंगे, संतरा, मौसमी, अंगूर, जितने भी आपके क्या है जूसी फ्रूट्स हैं वो सारे किस में आएंगे, यहाँ। अब जूसी फ्रूट्स यहाँ पर है तो ये मेडिटेरियन सी वाला जो एरिया है, यहाँ पर जितने भी भूमध्य सागर से कितने देश लग रहे हैं, भूमध्य सागर से कौन कौन से देश लगते हैं बताओ। भूमध्य सागर से आपने ये बताया, ठीक है, ऐसे बता रहे हैं मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिसिया, लीबिया और मिस्र, ठीक है, ये लग रहे हैं। इनका जो उत्तर साइड है वो मेडिटेरियन सी के पास लग रहा है। इधर तो हम सारा मनुष्य ले रहे हैं। तो जो मेडिटेरियन सी के पास अफ्रीका महाद्वीप के कितने कॉन्टिनेंट हो, कितने देश हो गए, मोरक्को हो गया, मोरक्को के बाद अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया के बाद टूनिसिया हो गया, टूनिसिया के बाद लीबिया हो गया, लीबिया के बाद आपका मिस्र हो गया, ये देश है। और ऊपर जाओ यूरोप में आपका कौन सा हो गया, पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाल के बाद स्पेन हो गया, स्पेन के बाद फ्रांस हो गया, फ्रांस के बाद जर्मनी, इटली, ग्रीस, ठीक है। ये सारे देश क्या है, मेडिटेरियन सी के आसपास लगे हैं। टर्की इधर लगती है, वो एशिया में आता है ना, तो हमने इसको नहीं गिन रहे हैं। इधर इसके जो आसपास कहाँ टर्की लग रहा है, टर्की का ये कौन सा पश्चिम साइड है ना। और फिर साइप्रस आ गया आपका, साइप्रस बिल्कुल मेडिटेरियन सी के अंदर है ना। तो आपके ये जो देश लगे हुए हैं, अब यहाँ पर मैप नहीं है, जब आ जाएगी लाइट तो मैं दिखा दूंगी। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर इसी प्रकार की खेती हो रही है। और ये जो खेती हो रही है, अब यहाँ पर क्या है, सीधे कॉमर्शियल है ना। अब कॉमर्शियल में आपको जर्मनी पता है फेमस है, जर्मनी और फ्रांस किसके लिए फेमस है, सबसे ज्यादा फ्रांस फेमस है बियर वाइन के लिए, है ना। और अंगूर की, जैतून की खेती भी कहाँ होती है, आपके इसी क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पर जो खेती हो रही है वो अधिकतर कॉमर्शियल हो रही है। अच्छा ये बताओ, विश्व में बास्केट का कटोरा किसको, मतलब जो गेहूं का कटोरा कह रहे हैं ना, बास्केट ऑफ व्हीट, कौन है, यूक्रेन है। अभी यूक्रेन में युद्ध हुआ तो क्या हो गया, व्हीट से संकट पड़ गया ना, पूरा यूरोप खरा गया। और भारत ने भी क्या करना था, उसमें मदद करी थी। तो अब ये बताओ, कभी हम लोग कहते हैं कि बहुत देश महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, तो महंगाई का क्या सिर्फ एक ही कारण गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल हो सकते हैं ना। क्योंकि अगर आज की अर्थव्यवस्था ऐसी बंद हो रही होती तो हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि बाहर के देशों में क्या हो रहा
खुली अर्थव्यवस्था है तो आपको दूसरे देश से भी क्या करोगे। अब जब पेट्रोलियम क्या हो गया था, अमेरिका ने बैन लगाया था किस पर, रसिया पर लगाया था ना, बैन लगाया था युद्ध के दौरान कि कोई भी नहीं खरीदेगा। तो क्या करा था रूस ने भी अपनी पॉलिटिक्स के लिए, उसने क्या कर दिया, अपने तेल के दाम कम कर दिए, जिसको चाहिए था वो खरीद लिया, उसने अपना बिजनेस बनाया, रसिया ने अपना, मतलब अमेरिका ने अपना। अब इसमें अमेरिका का क्या फायदा हो रहा है बताओ, युद्ध हो रहा है तो अमेरिका का कुछ फायदा हुआ है ना, क्या फायदा हुआ, वो अपने क्या बेच रहा है, हथियार। तो कहीं ना कहीं बेचारा रूस, वो यूक्रेन और रूस में फंस गए, यूक्रेन मर रहा है और अमेरिका फायदा उठा रहा है। इसकी होगी बात। अब हम बात करते हैं जल की मात्रा के आधार पर जो हमने कृषि को बांटा है, वो जल की मात्रा के आधार पर हम कृषि को कैसे बांट सकते हैं, जल की मात्रा के आधार पर। नहीं समझ पाए, जहां जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां कृषि, जल की मात्रा हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, मतलब बारिश के आधार पर, हाँ वर्षा की मात्रा के आधार पर हम कैसे बांट रहे हैं, 3 है ना। एक होती है दलदली, यानी कि जहां पर क्या होगा, बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। तो यहाँ पर किस तरह की खेती हो सकती है, यहाँ पे धान की खेती हो सकती है, धान की खेती हो जाएगी, और केला पान, इसके अलावा चाय की हो जाएगी, चाय की खेती हो सकती है, पर उसके लिए आदर्श व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि चाय की खेती तभी होगी जब आपका 200 सेंटीमीटर तक पानी बरस रहा होगा। क्यों हम दार्जिलिंग होना चाहिए, ढलाव, यानी कि पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी बरसे और पानी गिर जाए। तभी आपने जब देखा है, कभी चाय की खेती के पिक्चर देख रखी है तो चाय की खेती भी देख रखी होगी, कैसी होती है, सीढ़ीनुमा होती है, पानी बरसता है और गिरता चला जाता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए होता है चाय की खेती के लिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ लगभग इतना होगा तो आप कर लोगे। क्योंकि एक होता है ना पौधों को उगाने की कंडीशन, और एक होती है उसके कटने की कंडीशन, होती है नहीं, हाँ। अब हम बात करते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, वहां पर ऐसे आप कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर वर्षा क्या हो रही है, मानसूनी वर्षा हो रही है। मानसूनी वर्षा कैसे होगी, मौसम के आधार पर लगभग 100 से 150 के बीच में हो सकती है। तो ऐसी बारिश में क्या हम फसल कर सकते हैं, ऐसे में फिर धान हो सकता है, हो जाएगा ना, ऐसे में फिर धान हो जाएगा। पर हम ये मानसून के ऊपर डिपेंड करेंगे, जब मानसून होता है तभी वर्षा होती है। और एक इसी के आधार पर होती है ड्राई खेती, जहाँ पर वर्षा नहीं होगी, वर्षा की मात्रा 50 से कम होगी, 50 सेंटीमीटर से भी कम होगी, तो वहाँ पर ड्राई। ऐसी खेती अधिकतर विश्व में कहाँ करी जा रही है, नीदरलैंड वगैरह में। नीदरलैंड में आपने देखा है, नीदरलैंड की भूमि क्या उच्च नीच भूमि है ना, समुद्र तल से भी नीचे है। तो वो जब समुद्र तल से, तो ऐसी खेती के लिए हम लोग क्या करते हैं, भूमि को नीचे से, अब जितनी भूमि ऊंची होगी तो नमी उतनी क्या होगी। आप देखो अपना तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है तो पानी यहाँ पर बहुत कम गहराई पे मिल जा रहा है। अब ये ऐसे आप वहाँ चले जाओ दक्षिण भारत में जहाँ पठारी क्षेत्र है, तो वहाँ पानी कैसे मिलेगा, बहुत गहरे लेवल पे मिलेगा। तो जहाँ शुष्क है, मतलब भूमि कैसी है, ड्राई है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, गड्ढा खोद के भूमि को क्या करेंगे, नीचे कर लेते हैं। नीचे करके फिर उसमें पानी को क्या करते हैं, भर लेते हैं। क्योंकि अब ये नीचे करके थोड़ा सा पानी बरसा तो क्या हो गया, मिट्टी गीली हो गई। इसी मिट्टी में हम क्या करते हैं, ड्राई खेती करते हैं। और ड्राई खेती अधिकतर कहाँ हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है, लग्जमबर्ग में हो रही है आपके, और नीदरलैंड वगैरह क्षेत्र में हो रही है, बेल्जियम वगैरह में, ठीक है, जिसको हम निम्न भूमि का क्षेत्र कह रहे हैं। यहाँ पर किस तरह की खेती हो रही है आपकी, ड्राई खेती। इतना समझ में आ गया। अब ये बताओ, खेती को जो आपके फसल बो रहे हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इफेक्ट कौन से डालते हैं। अम्लीय वर्षा सबसे पहले, अम्लीय वर्षा डालेगी, और वर्षा हो सकती है, वर्षा को तापमान पे हो सकते हैं, है ना। अरे भैया ऐसे तापमान पे डिपेंड करेगा ना, तापमान हो गया, आर्द्रता, यानी कि जलवायु तो सीधे तापमान, आर्द्रता और वर्षा। ज्यादा वर्षा होगी तब भी क्या है, वनस्पति को नुकसान है, यानी कि फसल को नुकसान है। कम वर्षा होगी तब भी क्या है, फसल को नुकसान है कि नहीं है। आर्द्रता
अधिक होगी, एक सुटेबल चाहिए ना मौसम। अगर आर्द्रता अधिक है तो क्या होगा, वर्षा भी अधिक होगी, और आर्द्रता कम है तो वर्षा भी कम होगी। तापमान अधिक होगा तो क्या हमारी फसल हो पाएगी, नहीं, और तापमान कम होगा तो तब भी नहीं हो पाएगी। ऐसा एग्जाम्पल क्या है, तापमान बहुत ज्यादा कम हो गया तो हमारी फसल आप कह रहे हो नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल दे दो, कौन सा प्रदेश हो सकता है ऐसा, जलवायु में पड़े हो? टुंड्रा आएगा या टैगा आएगा, बताओ चरण, टुंड्रा आएगा टैगा आएगा? टुंड्रा और टैगा दोनों ही आएंगे। इस प्रदेश में हमारी खेती नहीं होती है। खेती हमारी कहाँ हो रही है, आपके घास के मैदान में हो रही है ना। सारा प्रदेश देखो, तापमान क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वहां पर धरती कैसी है, शुष्क है, तो वहां भी खेती नहीं हो रही है। क्या, तो ज्यादा तापमान होगा तब भी हमारी खेती प्रभावित होगी, मतलब उसका इफेक्ट पड़ेगा, और कम तापमान होगा तब भी इफेक्ट पड़ेगा। वर्षा की मात्रा पे डिपेंड कर रही है, साथ ही साथ उसके बाद पवन यानी कि जो आपके विंड्स हैं ये इफेक्ट डालेंगे कि नहीं डालेंगे, कैसे डालेंगे? ज्यादा भाव तेज हवा चलेगी तो फसल गिर जाएगी, समझ में आएगा? ये देखो जनरल बात है, कोई ऐसी नहीं है, बस हिंट देना है, ये सब आप कवर कर लोगे। पवन क्या, ज्यादा तेज हवा चलेगी तो वैसे ही गिर जाएगी, और पवन इस तरह से भी कर लेगी, और पवन में एक तरह से और है, आपको पता है अपरदन जो होता है, मृदा अपरदन, वो पवन अच्छी तरह करती है। शुष्क मृदा को कहाँ ले जाएगी, शुष्क मृदा कौन सी हो जाएंगी आपकी, रेगिस्तान वगैरह की शुष्क होती है, वो कैसी होती है, अनुपजाऊ मृदा होती है ना, तो अनुपजाऊ मृदा को जब अपने साथ फ्लो करके ले जाएगी और मैदानी क्षेत्र में डाल देगी तो वहां की मृदा कैसी हो जाएगी, उपजाऊ रहेगी या अनुपजाऊ हो जाएगी, समझे नहीं? पवन है, विंड है, मृदा अपरदन के लिए बहुत अच्छी है ना, डिपॉजिट बहुत अच्छा करती है, कर रही है कि। अब यहाँ देखो, जहाँ गीली मृदा है उसको तो पवन भी उड़ा सकती ना, जो सूखी मृदा है उसको आराम से उठा सकती, उड़ाएगी ना। तो यहाँ पर जो आपके मरुस्थल की जो मृदा है उसको आराम से उड़ाती है ना, उड़ा के लेके दूसरे क्षेत्र में डाल दी। मान लो ऐसे क्षेत्र में डाल दिया कि क्या है, भूमि उपजाऊ है, वहां ऊपर उसने बिछा दिया, तो अब वहां उपजाऊ मिट्टी रहेगी या अनुपजाऊ मिट्टी हो गई? क्वांटिटी के अनुसार पता लगेगा, अधिक मात्रा में हो जाएगा तो अनुपजाऊ हो जाएगी। हाँ, यही मेरे बात करने का मतलब, जाहिर सी बात नहीं है ना। तो पवन क्या कर रहा है, पहली बात आपकी फसल को क्या कर रहा है, हवा बहुत तेज है तो वो गिरा दे रही है, तभी फसल भी हो रही है। मृदा अपरदन यानी कि आपकी जो सॉइल डिपॉजिट है उसके कारण भी क्या कर रही है, क्षति पहुंचा रही है, डिपेंडेंसी है। इसके अलावा कौन सभी मृदा की गुणवत्ता है ना, ये तो टोटल इसी पे डिपेंड कर रहा है। मृदा की गुणवत्ता में हम क्या, मृदा के टाइप देखेंगे कितने प्रकार की मृदा होती है। देखो आलो कह रहे हैं दो, आलो दो बताओ कौन कौन सी है। ये तो हम विश्व की बात करेंगे तो विश्व में 11 मृदा क्या है, और ये आपके लिए होमवर्क है, लिख लो। विश्व में मृदा के प्रकार कल लिखने वाला है, मुझे दिखाना है। और इससे पहले जो मैंने वर्क दिया था वो क्या किसने नहीं करा है, नहीं किया है, क्यों? मानसून वाला किया था जब मेरी क्लास लास्ट थी पिछले मंथ में, तब लेके गई थी। हाँ, और जल संधि दी थी, सबको पता है पर करा नहीं है। मैं भी पता है इसकी बनूंगी, डंडा लेकर आऊंगी साथ में, जो नहीं करके लाएगा छोटे बच्चों की तरह मास्टर जी से यहाँ से ले लूंगी और फिर टक टक मारा करूंगी। जो करके लाएगा उसको संभल से मारा, चॉकलेट नहीं मिलेगी, पोस्ट किया करूंगी, वो भी पढ़ने के लिए। अब छोटे बच्चे थोड़ी ना रहे हो तो चॉकलेट चाहिए, बुक दे दूंगी पक्का, उसको रिवॉर्ड बुक दिया करूंगी एक सब्जेक्ट की, ठीक है। पर कंडीशन यही है अच्छी तरह वर्क करके लाओगे। ये नहीं कि एक दिन करके आए और आपको बुक मिल गई, मैं पहले प्रॉपर आपका देखूंगी। जल संधि मैंने ये होमवर्क किया था, जो विश्व में जल संधियां हैं और क्या है आपके
बात कर रहे थे हम ब्रदर की। टैबलेट मिलने वाला है। स्कीम ये है, जब मैं आपका परफॉर्मेंस देखूंगी अच्छा हुआ है, पूरे मन का परफॉर्मेंस देखूंगी। अब एक दिन में थोड़ी ना देखो, आपने रीइंफोर्समेंट पढ़े हो? अच्छा ये बताओ, रीइंफोर्समेंट किसको पता है? कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट कभी अच्छा नहीं होता है। रीइंफोर्समेंट पता है ना? पुनर्वलन नहीं कोई बोलेगा। पुनर्वलन नहीं पता, रीइंफोर्समेंट नहीं पता। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो हम कहते हैं गुड, वेरी गुड। बार बार वही बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं है। रीइंफोर्समेंट हमेशा क्या होता है, रेशियो में देना चाहिए, अनुपातिक देना चाहिए। अनुपातिक का मतलब एक फिक्स है, अगर बच्चे ने 4 काम अच्छे करे हैं तो 5वें पे हम उसको रिवॉर्ड देंगे, 5वें पे रिवॉर्ड देंगे। फिर अब उसको ये होगा कंटिन्यूअसली, अगर इसमें ले आएंगे तो अरे बच्चा सोचेगा मैंने 4 काम कर दिए तो 5वें पे मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो बच्चा उसका भी लक्ष्य हो जाता है। तो आपने 4 के बाद उसको फिर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, सडनली किसी अनुपात में बांट दिया। हर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसका रिस्पॉन्स होगा उसके हर एक रिस्पॉन्स पर हमें क्या करना है, उसको रीइंफोर्समेंट नहीं देना है। सेम मैंने आपके साथ यही करा है कि आप ये सोच रहे हो कि आप एक दिन काम कर लोगे तो आपको रिवॉर्ड दूंगी, ऐसा नहीं है। आपका रिवॉर्ड आपकी पूरी 1 महीने की। अब जैसे आपको जो CA मिलता है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपको पूरे साल भर का होता है कि आपने कॉलेज में पूरे साल भर में एक्टिविटी में क्लास में कैसा रहा आपका प्रेजेंटेशन, क्लास में कैसे रही है और को करिकुलर एक्टिविटी में आप कैसे रहे हो, इन सब चीजों पर देख के देखते हैं ना, तो वही चीज आपके साथ है। मतलब क्लास में आप कितने एक्टिव रहे। ये बच्चा क्लास में बहुत एक्टिव है, कौन? मैं अभी मैंने भी क्या बात की, एग्जाम का नाम नहीं लिया है, ये बच्चे क्लास में बहुत ज्यादा एक्टिव है। मतलब अब मुझे पता है ये बच्चा एक्टिव है, रिस्पॉन्स करता है, पढ़ाई करता है, जितना वर्क में दे रही हूँ वो भी करके लाता है, तो रिवॉर्ड बनता है। अब जो बच्चा क्लास में एक्टिव ही नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं देता, बेकार नहीं है। कुछ बच्चे देखो, मैंने क्या आज मैंने आते ही आपको पर्सनैलिटी बताई ना, कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपने से पढ़ते हैं पर किसी को बताते नहीं तो से याद नहीं रहता है ना, 2 से याद नहीं। और एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, भले उनको कुछ नहीं पता हो पर वो बोलेंगे जरूर, अपना ज्ञान जरूर बांटेंगे। एम्बिवर्ट क्या होते हैं, एम्बिवर्ट क्या होते हैं, वो होते हैं अगर उन्हें आता है तो वो बोलेंगे, नहीं आता है तो वो नहीं बोलेंगे। ये भी क्या है, आपके एक पर्सनालिटी का पार्ट है। अगर मुझे चीज बहुत अच्छी आ रही तो मैं बोलूंगी। कई लोग होते हैं ना, सब चुपचाप बैठे रहते हैं, सबकी सुनते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन में ही पता चल जाता है कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितने पानी में, कौन कितने पानी में। जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा पानी में नहीं होता है। पहली बात मैंने आपको होमवर्क दिया है, जिसमें प्रजा के कितने प्रकार हैं आपको करके लाने हैं, ठीक है। दूसरी बात अब आपकी होती है मृदा की उर्वरता, फर्टिलिटी, है ना। मृदा जितनी क्या होगी, जितनी अच्छी फर्टिलिटी होगी उतनी अच्छा क्या होगा, उत्पादन होगा, उतना अच्छा उत्पादन होगा। और हमारा मोटिव क्या है, अगर हम बिजनेस पर्पस से देख रहे हैं, क्योंकि पहले हम एग्रीकल्चर बिजनेस पर्पस से नहीं करते थे ना, पहले हम अधिक उत्पादन, जिसको हम क्या कह रहे हैं ना, विस्तृत खेती कल बताई थी ना, जो विस्तृत खेती का विशेष लक्षण यही है, क्या है, कम लेबर कम लागत में अधिक। अब कम लागत कहाँ है, आपको टेक्निक लानी पड़ेगी ना उसमें, तभी तो विस्तृत खेती। इसीलिए अब विस्तृत में हम क्यों आए, बिजनेस में हम किसको लेके आ गए, कॉमर्शियल को। पहले हम जो खेती करते थे वो सिर्फ अपना उतने ही अपना खा रहे हैं, बस हमें बेचने से कोई मतलब नहीं है। और बार्टरिंग सिस्टम होता ना, कौन सा, अरे बार्टर सिस्टम नहीं होता था, क्या होता था उसमें, वस्तु का आदान प्रदान, है ना। कैसे कैसे है ये क्या, तो ये चीज बार्टरिंग सिस्टम में तो चल जाती थी। जब हमारा क्या है, करेंसी आ गई, मतलब कोई वस्तु देखो, वस्तु बिल में कहते हैं ना उसको,
मुद्रा क्या आ गई, मुद्रा यानी करेंसी आ गई। अब हमें लालच आ गया करेंसी का। अब मैंने कहा पड़ोसी को देके मुझे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है भाई, मेरे को था ना गेहूं में मुद्रा आने से जो व्यापार है, जो वस्तु है, वस्तु विनिमय क्या हो गया, हैं, रेट डिसाइड हो गए और वस्तु विनिमय करना सस्ता हो गया, टाइम की बचत हो गई। पहले हमें पर्टिकुलर को आदमी ढूंढना पड़ता था। अब मुद्रा आने से हमारे क्या हो गई, मार्केटिंग आ गई, व्यापार आ गया, सीधे बात वही होगी ना, मार्केटिंग आ गई। अब हमको ये पता है कि अगर हमको अपना गल्ला बेचना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, मंडी जाना पड़ेगा ना। पहले हमें कहाँ जाना होता था, लोगों के घर घर, जिसको जरूरत है उसको। अब हमें पता है कि मुझे अगर फल बेचने है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, फल मंडी। सब्जी बेचनी है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सब्जी मंडी। अब पर्टिकुलर क्या हो गया, एक ही एरिया फिक्स हो गया हर चीज के लिए। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर डेयरी फार्म की बात करें तो डेयरी फार्म में मुझे पता है मेरे पास दूध क्या है, एक्सेस मात्रा में है, तो उसको मैं क्या करूंगी, डेयरी कंपनी में दे दूंगी। वो डेयरी कंपनी उसको क्या करेगी, पनीर बना देगी, प्रोडक्ट बना देगी ना, मक्खन बनाएगी, क्या बना सकती है, पैकेट मिल्क बनाएगी, दही बनाएगी, छाछ बनाएगी, मीठी छाछ बनाएगी, खट्टी छाछ बनाएगी, सब तरह की छाछ बना के आपको मार्केट में क्या कर देगी, उतार देगी। जैसे सोचो मेरी बात, रोज नई नई ऐड आती है, पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ उल्लू बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्या आप ये देखोगे कि आप ये आया है बड़ा पैक, इसमें नया रंग ऐड करके है, ये बड़ा पैक आता है, कुछ भी नहीं होता है उसमें, टेस्ट भी सेम रहता है। अगर ये कहेंगे ना कि आपकी चॉकलेट को अब हमने और 25% सारी चॉकलेट आ गई है, तो उसमें भी क्या होगा, टेस्ट तो वही रहता है, शेप में डिजाइन चेंज कर दिया। पहले आपको प्लेन दे रहे थे, अब उसमें बबल्स बना के दे दिए हैं, टेस्ट तो सेम रहा ठीक, और फिर पैसे क्या कर दिए, बढ़ा दिए। आप दूसरी बात है, अब आप छोटे छोटे पैकेटों में भी क्या कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, बड़ा टाइप का पैक, छोटा टाइप का पैक, ये सारी क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, क्वालिटी सबकी सेम है। इसको क्या बोले, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, जो मैं पढ़ा चुकी इतना। तो हम खेती किस किस की कर रहे हैं, फसल की खेती हो रही है, खाद्यान्न की हो रही है, और नकदी की हो रही है, बागाती की यानी बागवानी की हो रही है, और बहुत बताओ चलो, मछली की खेती होती है, फिशरी, एग्रीकल्चर मधुमक्खी की खेती होती है, सहायक, वो तो बेटा उसको हम लोग एग्रीकल्चर रेशम की खेती इम्प्रूवमेंट करने के लिए। हाँ, अब हम इसको अगर डिवाइड करें पूरी, तो ये सब फार्मिंग में आया है। आज टॉपिक पढ़ाया कम है, बातें ज्यादा हुई है ना, डिस्कशन हुआ है मैम, बातें नहीं, डिस्कशन। बात करते हैं क्रॉप की, फसल की, खाद्यान्न है ना, क्रॉप कहते हैं ना, खाद्यान्न हो गए, नकदी फसल हो गई, नकदी कहते हैं, नकदी कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं, खाद्यान्न फसल कहते हैं, नकदी हो गई, और तिलहन हो गया, रोटी की कमी क्यों होता है, दलहन इसमें भी ले सकते हैं, खाद्यान्न में आ जाएंगे हमारी दलहन, है ना। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि वैसे खाद्यान्न में नकदी तो पहुंच जाएंगी, दालें भी तो आती हैं थोड़ी, इसका एक्सपोर्ट करके उधार भी ले सकते हैं। खेती तो कहीं से बार अपना इस्तेमाल करना है, नॉर्मली में चलो तुम 4 रुपए ले दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे जावेद भाई पहले इस्तेमाल करो, फिर बात करो। चलो इसके बाद और कौन सी हो जाएगी, खाद्यान्न हो गई, नकदी हो गई, तिलहन हो गया, दलहन हो गया, और मछली वाली हो गई, पशु वाली, है ना, पशु खेती, पशु खेती के अलावा मत्स्य हो गया, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, कुकुर किसको कहते हैं, किसी को नहीं पता, मुर्गे पालन, मुर्गे पालन, ये पशु में आ जाएगा, पोल्ट्री पालन हमारा। अब यहाँ बात करते हैं खाद्यान्न में,
किस्मत खराब है कहते हैं। अब जो चीज आप एक बार अपने नजरों में देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फंस जाता है। अब मैं आपको कितना भी बताऊं ऐसे समझ में नहीं आएगा। होगा तो मैं देखती हूँ कलाकार लाइट रही कैरी ऑन, हमारा स्ट्रगल चलता रहेगा लाइट के रिगार्डिंग। खाद्यान्न में हमारे गेहूं हो गए, चावल हो गए, और कौन से आ सकते हैं मेन? गेहूं चावल मेन है। दाल मैंने अलग से लिख दिया है, इसमें यहाँ दाल नहीं लिखूंगी। जौ हो गया, मोटा अनाज हो गया। इस बार बताओ मिलेट शेयर के लिए कौन सा मोटा अनाज चुना गया है? मतलब मिलेट शेयर बताया गया है और इस बार मैंने पूरा आंसर आपको दे दिया है। 2023 को हमने क्या है मिलेट शेयर घोषित किया है ना? जिसमें क्या है, हाँ राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2004 में कौन सा बनाना लाया गया था? 2004 में चावल था। इसकी लिस्ट बता दो तुम लोगों को, बाद में बता दूंगी। ग्रुप में भेज देना। सब चीज ग्रुप में नहीं भेजनी चाहिए, वो चीज नोट भी कर लो, क्योंकि ग्रुप में भेज दोगे तो आप लोग देखते नहीं हो। नहीं देखते हो बेटा, क्या ये ह्यूमन टेंडेंसी है? मैं आपकी लेवल पे मैं भी हूँ, मेरा भी यही है। बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं, पर कभी नहीं देखा जाता है। कभी आप रिवीजन कर ही नहीं पाते हो। आप सोचोगे आज नहीं, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, हम कल देखेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। आप कहोगे पेपर के टाइम देख लेंगे, बस एक नजर मारनी है, याद तो है हमें। पेपर के टाइम पे इतना हेडेक हो जाता है कि आप देख ही नहीं पाते हो। मेरे साथ तो लास्ट में अधिकतर यही होता है, हाँ ये चीज है और ये चीज है, वही चीज पेपर में आपको दिखती है। जितना पढ़ के जाओ वो नहीं आएगा, जो आपसे छूट जाता है वही आता है। और मम्मी से आके भी मैं कहती हूँ मम्मी पढ़ के नहीं, पर जो नहीं पढ़ के वही आ गया, क्योंकि तुम्हारे साथ तो हमेशा यही होता है, जो तुम छोड़ के जाती हो वही पेपर में आ जाता है। और मेरे साथ मेरी बात अच्छी है, जो मैं बताती हूँ पेपर में आ जाता है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज पेपर में आनी है। मैं आराम से पढ़ूंगी, इसको टाइम देके वही चीज मैं छोड़ जाती हूँ। खाद्यान्न हो गए। अब नकदी फसलों की बात करते हैं तो नकदी फसलें हमारी बहुत सारी थी, जिसमें फल हो गए थे, चाय हो गई थी, कोको हो गया था, कॉफी हो गई थी, नारियल हो गया है, रबड़ हो गया, ये सारी हमारी किस में आ रही है? नकदी फसल में आ रही है। लिखना चाहो तो लिख लो, और पीडीएफ को कोई कंफर्म नहीं है बेटा, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, बताइए ऐसे का क्या करोगे? पढ़ोगे नहीं क्या? अरे तुम बात तो बहुत करते हो। तिलहन में देख लो, तिलहन में आपका क्या हो गया? तिलहन में सरसों, सरसों आ जाएगी, सूरजमुखी आ जाएगी, सोयाबीन आ जाएगा, और मूंगफली, और कोई और किसी का भी तेल बनता है? बादाम के बनते हैं, ये सब क्या है? अच्छा बताओ, जो तिलहन के लिए क्रांति हुई थी उसको क्या कहते हैं? पीली क्रांति, पीली क्रांति कहते हैं। खाद्यान्न के लिए हुई थी उसको क्या कहते हैं? दूध के लिए हुई थी उसको क्या कहते हैं? अंडे के लिए हुई थी उसको क्या कहते हैं? रजत क्रांति। आलू के लिए हुई थी उसको गोल। वेरी गुड, ये तो सब तुम्हें याद है। नीली क्रांति, गोल क्रांति, रजत क्रांति अंडे के लिए है, रेड क्रांति आज प्याज के लिए भी है शायद, गुलाबी है, प्याज के लिए गुलाबी है। काली क्रांति कोयला और पेट्रोलियम के लिए है। गुलाबी तो उसके लिए झींगा उत्पादन, झींगा। तो प्याज के लिए क्या है? प्याज के लिए भी शायद लाल है, या लाल टमाटर के लिए है। लाल टमाटर। चलो प्याज के लिए कंफर्म कर लेना, नहीं तो मैं कल बता दूंगी। पशु की बात कर रही हूँ, पशु में हमारे क्या आ जाएंगे? नॉर्मली क्या है बता दिया था, दुग्ध के लिए जो दुग्ध उत्पादन वाले हैं तो हमारे कैटल्स है उनका, ठीक है। दूसरा हमारा मांसाहारी क्षेत्र, मांसाहारी है, उनको भी हम इस्तेमाल, क्योंकि अब कई बार अपने इंडिया में तो सब चीजें बैन है ना, कि आप किसी पशु को, ये कौन सा आर्टिकल में आता है? डीपीएसपी में आता है, डीपीएसपी में आ रहा है, बीपीएसपी में आता है। गाय को जानवरों के लिए है कि आप जानवर को अपने मायने में काट नहीं सकते।
दुधारू पशुओं के लिए है। ठीक, आप ये शांत हो जाओ। दुधारू पशुओं के लिए द्वितीय स्ट्रीम में है ना, ये बात करी गई है। अब हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, पर फॉरेन कंट्री में क्या है, इनके लिए भी फैक्ट्रियाँ हैं। फॉरेन कंट्री में क्या है, आपके जो मांस है उसके लिए फैक्ट्रियाँ हैं, जानवर आते हैं, करते हैं, बाकायदा उनको रिफ्रेश करके आपके मार्केट में सेल आउट किया जाता है। समझ में आ गई? उनको क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग होती है बाकायदा कहाँ पर, फॉरेन कंट्री में। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यस्थी। मछली उत्पादन करते हैं। मछली का उत्पादन कहाँ करा जा रहा है, मछलियों का उत्पादन दो तरह से करते हैं। दो प्रकार की मछलियाँ मिल रही है। कहाँ मिलती है बताओ? तालाब में, ये मीठे पानी की हो गई, समुद्र में मिल रही है वो खारे पानी की हो गई। आप बताओ भारत मछली उत्पादन में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, और अगर है भी किसी नंबर पे तो कौन सी मछली में है? भारत मछली उत्पादन में पहले नंबर पे आता है, वो भी मीठे। और चाइना तो हर नंबर पे, अधिकतर पहले नंबर पे है। मछली मीठे पानी की मछलियाँ जो हो रही हैं वो कहाँ पर होंगी बताओ? क्या? तालाब में होंगी, नदियों में भी होंगी, और कहाँ होंगी? ग्लेशियर के पास होती है ना। ग्लेशियर में जो बर्फ के नीचे की मछलियाँ पाई जाती है, जो एस्किमो जाती क्या कर रही है मछली, तो क्या मीठे पानी की मछली और खारे पानी मछली। खारे पानी मछलियाँ में कहाँ मिलेगी? समुद्र में। तो समुद्र में भी कहाँ मिलेगी? गहरे समुद्र में मिलेगी, छिछली समुद्र में मिलेगी। बताओ असमित, समुद्र में जो हमें मछलियाँ मिलेंगी वो छिलछिले समुद्र में मिलेंगी या खारे समुद्र में मिलेंगी? छिलछिले में मिलेंगे। छिलछिले में मिलेंगे। छिलछिले में क्यों मिलेंगी? मैम ज्यादा नीचे तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी ना। ज्यादा नीचे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, क्यों? ये मैंने ओस्मोलॉजी बताई थी ना, तब बताया। मैम जो सूर्य की किरणें वो नीचे ज्यादातर पहुंचती नहीं है। हाँ, आपको सूर्य की किरणें नहीं मिलेंगी, सूर्य नहीं मिलेगा तो आप क्या सर्वाइव कर पाओगे? ठीक, क्योंकि जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुंच रही है वहां तक क्या हो रहा है? और फेलेंटन नाम सुना है? क्या है फेलेंटन? फेलेंटन, अरे पेलेंटन था ना, फ्लैंटन, पेलेंटन, फ्लैंटन, कहीं फ्लैंटन है कि पेलेंटन है, फ्लैंटन कर लो। फ्लैंटन ये पौधा है ना, वनस्पति, जो कहाँ पाया जा रहा है? समुद्र में, है ना, समुद्र में। और ये क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। हाँ, फाइटोप्लैंक्टन फूड में काम आता है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं? पेड़ पौधे पर। हमारे लिए पहला खाना वही तो है, शाकाहारी के लिए, मांसाहारी के लिए बात कर रही। शाकाहारी के लिए पहला खाना कौन है? उत्पादक। तो ये क्या है? समुद्र के उत्पादक है। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र के उत्पादक है। तो ये समुद्र की जो मछलियाँ हैं इनको खाने के लिए आएंगी ना। जब ये इनको खाने के लिए आएंगी तो यहाँ पर अधिकतर मिलेंगी। और मैंने जब बताया था जहाँ पर ठंडा पानी और गर्म पानी, यानी कि ठंडी जल धारा और गर्म जल धारा मिल रही होंगी, वहां पर क्या होगा? प्लावन बनेगा। मछली के लिए अच्छी क्या बनेगी? कंडीशन बन रही है ना, जहाँ पर मछलियां अधिकतर मिलेंगी। तो यहाँ पर क्यों? यहाँ पर प्लैंक्टन भी मिल रहा है, और मछलियों के लिए ना ज्यादा ठंडा पानी है ना ज्यादा गर्म पानी है। उचित क्या बन रही है? उनकी पारिस्थितिकी तंत्र जो कह रहे हैं वो उचित बन रहा है, वहां पर मछलियां ज्यादा है। तो ऐसे क्षेत्र कहाँ मिल रहे हैं विश्व में? ये सब जलधाराएं पढ़ाई थी उस समय बताती भी गई थी। ये सबसे ज्यादा अब मैं आपसे ही पूछूंगी, वो मुझे आज नहीं पता कुछ। अटलांटिका वाले एरियाज में मिलेगी। कहाँ मिलेंगी बताओ? सब आए थे, ये बहाना मत बनाओ कि हम उस दिन आए नहीं थे। बताओ अटलांटिक में मिलेंगी? और क्योंकि वहाँ की छिछले पानी है, वहाँ पर दोनों तरफ महाद्वीप आप उसकी बात भी सुनो। उस दिन नहीं आए थे तो उसकी बात भी सुना करो। क्या बता रहा है बताओ? ज्यादातर समुद्र तट के किनारे, यानी कि जहाँ पे महाद्वीप का थोड़ा सा हिस्सा होगा तटीय, वहाँ पर मिलेंगे। हाँ, और चलो बहुत अच्छा बताया उसने, तालियां बजा दो उसके लिए। बिल्कुल बच्चों की तरह बजाते हो। अब मैं बता रही हूँ, छोटे बच्चे नहीं होते हैं एनएसएस की, वो कभी करेंगे आपने? किस दिन में एनएसएस किया बताओ? किया है? क्लैपिंग के तरीके होते हैं ना? यस मैम। कौन कौन सी होती है? मैम बरसात होती है। बरसात कैसे होती है?
पहले 1 2 3 जाते हैं। एक उंगली से करते हैं, फिर 2 उंगली से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, ऐसे करते हैं ना। मैम त्रुकाल होती है। फिर 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। अब यहाँ ताली की क्लास भी लगी है। हाँ, यहाँ फिर एक एक ऐसे ऐसे ये भी करते हैं। तालियों की मैम त्रुकाल भी होती है। टैलेंट जानना तो बहुत है, नहीं बताना। टैलेंट जानना तो बहुत है, नहीं बताना तो नहीं बताना। आज मैं आपके सामने क्या बन गई हूँ? एक्सट्रोवर्ट है। आज मैं एक्सट्रोवर्ट बन गई हूँ। चलो, हम बात कर रहे थे मध्यस्थ पालन की ना, कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में मिलते हैं। अब ये बताओ, आपका जो प्रशांत महासागर का पूर्वी होगा पश्चिमी? प्रशांत महासागर का पश्चिमी होगा, जबकि आपका एशिया महाद्वीप का क्या होगा? पूर्वी होगा, नहीं होगा? यहाँ पर 2 धाराएं मिल रही हैं, मिल रही हैं। कौन कौन सी 2 धाराएं की? ठंडी और गर्म, दोनों बताओ ना। इसीलिए कहती हूँ पढ़ो, पीछे वाला पढ़ोगे तो आगे वाला आराम से क्लियर होगा। तो पीछे वाला नहीं पढ़ोगे तो आगे वाला पता नहीं चलेगा। 2 धारा है, क्योंकि की धारा ठीक, क्योंकि की जलधारा कैसी थी? गर्म जलधारा थी, और ऊपर से आ रही थी यूरेशिया की जलधारा, ठंडी धारा थी। ठीक, अब यहाँ पर दोनों जलधाराएं क्या हो रही थी? मिल रही थी। यहाँ पर वही स्थिति बन रही थी ना, फॉग बन रहा था। मैंने कहा था जल यान के लिए क्या है, ये उचित स्थिति नहीं है, क्या होता है? बाघ होता है। पर यहाँ पर ऐसी जगह पर क्या हो रहा है? मत्स्य पालन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या मिलती है आपको? मछलियाँ मिलती हैं। अब इसी तरफ आ जाओ, अटलांटिक महासागर का पूर्वी होगा या पश्चिमी होगा? पश्चिमी होगा, जहाँ पर क्या है? गल्फ ऑफ स्ट्रीम की क्या हो रही है? गर्म जलधारा मिल रही है, और लैब्राडोर की क्या आ रही है? ठंडी जलधारा मिल रही है। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है आपका? वही कंडीशन बन गई। तो यहाँ पर भी क्या है? अब यहाँ पर ग्रेट बैंड सुना है ना? अभी नाम टिपा दूंगी सब इनके, जहाँ जहाँ मछलियाँ मिल रही है, स्थान कौन से हैं। तो ग्रेट बैंड यहाँ पर क्या है? विश्व में सबसे अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था पेरू तट पर, जहाँ से एलिनो बन रही है, गर्म जलधारा बन रही है, और एलिनो क्या कर रही है? ये प्लैंटन के लिए, फाइटोप्लैंटन के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इतना गर्म होता है, इसको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो पेरू के टाइम पर यहाँ पेरू की ठंडी जलधारा है, और यहाँ पर गर्म जलधारा बनती है। यहाँ पर भी क्या बन रहा है आपका? मत्स्य पालन के लिए उचित रसायन बन रही है। उसके साथ साथ अलास्का की गर्म जलधारा और आपकी कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, वहाँ पर भी क्या बन रही है? अलास्का के पास भी आपकी कंडीशन बन रही है। ये 4-5 क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है? अच्छी तरह मत्स्य पालन होता है। मत्स्य पालन नहीं कह सकते इसको, जो क्या है? सेंटर ऑफ, एक तरह से मछलियों के पकड़ने का केंद्र है, क्योंकि वहाँ पालन क्या है? कोई पालन का मतलब ये कि हम एक झील टाइप बनाएं, उसमें हम मछलियाँ डाल दें, वहाँ तो मछली का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। जैसे आप देखते हो ना, बहुत जगह तालाब बना दिए, वहाँ मछलियाँ पालते हैं। गांव में है, कई जगह बने हैं कि नहीं बने हैं? पूल्स टाइप बनाते हैं तो मछलियाँ पालते हैं। तो यहाँ पर हम मछलियाँ पाल तो नहीं, पर ये जो प्रकृति ने, जो नेचर ऐसा बना दिया है कि यहाँ पर हमें मछलियाँ बहुत अच्छी तरह मिल रही है। अब आप क्या करोगे? उन जगह के नाम लिख लो। हेडिंग बता देंगे, लिख लो। पहले मिलेट्स वाला बोल दो, मिलेट्स बता दूं कौन कौन सी आपको कब कब बताया है? दलहन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2016। पहले क्वेश्चन ले लो, क्या होता है? पता दोबारा सबसे बचाओ। 2016 लिखते हैं क्या? दलहन का है 2016 अंतरराष्ट्रीय वर्ष। विकास के लिए सतत पर्यटन एवं अंतरराष्ट्रीय वर्ष। विकास के लिए सतत एवं अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2017। स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2019। आर्टिसानल लिख दो।
लिख लो बहुत अच्छी बात है। आरटी हम इससे लिखवाना चाहते हैं आर्टिसानल मध्यस्थ मध्यस्थ लिख के आओ ये आर्टिसानल मध्यस्थ नांसी लिख के आई कह रही है। और एक्वाकल्चर का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। आंटी नहीं बोला, आंटी बोला, आंटी बोला, आंटी। आंटी किसने लिख दिया भाई? 2022 2023 का आपको पता है मिलेट्स ईयर है, मोटे अनाज के लिए। यार भाई यार ना पढ़ो ना पढ़ने दो। 2021 का लिख लो सतत विकास के लिए। अरे 2022 वाला तो नहीं चलो। बड़े वाला बोल रहा हूँ। अब लाइट आई है, क्या ये चला रही आ गई है ना, बता दूंगी। टाइम नहीं हुआ है, 2 मिनट भी नहीं है, 11:15 क्लास स्टार्ट हुई है। कोई नहीं पढ़ाएंगे, सोनू भाई बोलो बोलो प्रोजेक्टर चल रहा है, कभी कीजिएगा। थोड़ी ना आगे कमजोर नहीं सामने देख लो पड़ते मुझे बोलो शादी की जा रहे हैं फोन बनाने लगे। बात तो वैसे तो सवाल सही है भैया देखेगा। अरे ना फोटो दिखाओ तो देखिए वो फिर चली गई लाइट। ये आज पढ़ने नहीं देंगे आपको। एक और कर लेंगे तो देख। चलो फिलहाल आप लिख लो, दिक्कत नहीं है। ये परमानेंट वाली ना। 2020 लिख लो, पादप स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। 2020 पादप स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। कभी ये मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, है ना? क्या बोला? पादप स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2020। अरे 2022 वाला बता दो। अभी बता रहे 2022 वाला। पहले और लिख लो। 2020 क्या लिख लो? सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था 2021 का है। सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। वर्ष कितना? 21 और करो भाई 2022 का है आर्टिसानल मत्यस्थ और एक्वाकल्चर का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। मुद्रा में कहाँ लगे बोलते पीछे बच्चे नहीं पढ़ यहाँ रहे। से पहुँच जाएगी। बात तुम्हारे पास नहीं पहुंचती, यहाँ से वहाँ पहुंच जाएगी। अरे अभी ऐसे सब याद होगा। क्या बोला? आरटी आर्टिसानल। चलो अभी बात करते हैं हम। पता नहीं कैसे काम करते हैं तो नाम नहीं पहला लिख लो दक्षिण प्रशांत पेरू। दक्षिण प्रशांत पेरू का तट। दक्षिण प्रशांत जो मध्यस्थ के लिए अभी बता रही थी ना कहाँ कहाँ बन रहा है, वो एरिया पर दक्षिण प्रशांत का पेरू तट। बताया था बच्चे यूरोशिया भी है वैसे ऊपर से तो प्यूराल की है यूरोसियो की है और क्यूराल की, उसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? क्यूराइल। क्यूराइल की जलधारा। तो आपने सुषमा लिखवाई थी करके जो सुषमा वो अंदर जा रही है, सुषमा अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है? जापान और चीन के बीच में। और ये उधर आ रही है, ये उधर सारी प्यूराल क्यूराइल वाली जापान के इधर जा रही है, पूर्व पश्चिम पूरा साइड। ऐसे पूछती हो मेरे दिमाग में। सुषमा की जो है चीन और जापान के बीच में अंदर घुस रही है, ठीक है। और क्यूरोसियो दिखा रहा है जापान के पूर्वी साइड से। चलो लिखो, लिख लिया ना ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र मैंने बता दिया था? पेरू तथा चिली के इस प्रमुख उत्पादक, इसका मतलब मत्स्य के लिए यहाँ पर जो मछलियाँ पाई जा रही हैं, 2 देश प्रमुख हैं, पेरू और चिली। पेरू और चिली, क्योंकि ये
जो सिचुएशन बन रही है इन्हीं दो देशों के चिली भारत से पास। सबसे दूर भी है। हाँ ये क्वेश्चन में 17,000 किलोमीटर पे। ये वाली अब धाराएं मैंने बता दी है। 17,000 किलोमीटर तक 1700 किलोमीटर 17,000 अब देख लो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कौन आ रहा होगा? अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अलास्का वाला, अलास्का वाला आ रहा होगा है ना, जहाँ फ्रांस वगैरह है, डागर बैंक है ना यहाँ पर। चलो यहाँ लिख लो, इसका विस्तार कहाँ पर है? आर्कटिक वृत्त से यूरोप तट तक, इसका विस्तार है आर्कटिक तट से यूरोप वृत्त तक। प्रमुख मध्यस्थ क्षेत्र है डागर बैंक, डागर बैंक। और कौन कौन से देश इससे संलग्न? डागर, डागर नहीं डागर, कल से ना जब मैं लैपटॉप लेके आऊंगी तो थोड़ी बिजली महाराज की ना थोड़ी पूजा कर दिया। नॉर्वे, स्वीडन देश लिखो, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। आसान दे रही टॉपिक क्या होगी कल? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। देश लिख लो, डागर से संबंधित जो देश हैं, नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, यूके यूनाइटेड किंगडम। विश्व का 65% कार्ड मछली पकड़ी जाते हैं यहाँ से। कार्ड मछली, कार्ड मछली का जो नाम है कार्ड है। पूछ लेंगे कार्ड मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? डागर। अब पूछा जाएगा डागर क्षेत्र से निम्नलिखित में से कौन से देश संकलित हैं, तो आपको ये देश याद रखने पड़ेंगे। आगे बात कर लो, अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी तट। अरे क्या हुआ भाई? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी धाराएं मिल रही है आपकी? गल्फ ऑफ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम में ना, और कौन सी है? लैब्राडोर की जो धारा, इसका क्षेत्र देख लो, लॉक द्वीप है, लॉक द्वीप से न्यू फॉकलैंड तक, लॉक द्वीप से न्यू फॉकलैंड तक है। धारा मैंने बता दी कौन कौन सी को धारा मिल रही है। गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम की, और ठंडी जो धारा है लैब्राडोर। ये डॉग की वो नहीं है वैरायटी। यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर द्वीप पास में है ना, समुद्र कैसा होगा? छिलछिला समुद्र है, ठीक है, और जल धारा तो मिल रही है, तो वहाँ पर स्थिति वैसी बन रही है। अब यहाँ पर लिखो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो ग्रैंड बैंक है, जॉर्ज बैंक, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, सैबल बैंक, सैबल बैंक, सेंट पिरी बैंक, सेंट पिरी बैंक, हाँ, बैंक फेरी बैंक, बैंक फेरी, लाहौर बैंक, केनरा बैंक, लाहौर नहीं, लाहौर, लाहौर भी है, लाहौर है, स्टेट बैंक। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा जो मत्स्य पालन का मतलब जहाँ से मछलियाँ मिलती हैं वो ग्रेट बैंक है, उसके बाद दूसरा है जॉर्ज बैंक। दोनों के नाम लिख लो, फर्स्ट नंबर पे ये है विश्व में, और दूसरे नंबर पे आपका जॉर्ज बैंक। किस देश के पास होता है? क्या जॉर्जिया के पास? जॉर्जिया के पास नहीं है, जॉर्जिया आपके यहाँ भूमध्य सागर से लग रहा है ना, जॉर्जिया तो भूमध्य सागर से लग रहा है, और हम अटलांटिक की बात कर रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पास, वो सॉरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास। नीचे साइड पे होगा सब। हाँ, यहाँ जो अधिकांश मछलियाँ मिलती हैं वो नोवा स्कोटिका, स्कोटिकिया, नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया, हाँ स्कोटिया,
दोनों शांत रहे, बहुत बात कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रही है। सबसे रिकॉर्ड हो रही है बातें। इसकी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तेज तेरी कैमरे सोनू बहुत बोलते हो। पढ़ाई का पूछो तो ये नहीं बोल पाएगा, बिल्कुल नहीं, तो पढ़ने दो। हाँ, अब सुन लो, प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कहाँ आएगा आपका? चीन वाला। हाँ, प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इसमें चीन और जापान और उत्तर कोरिया वगैरह आ जाएंगे ना? जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चीन, फिलीपींस, ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे इसमें। ताइवान, यूरोपियन कंट्री ज़्यादातर आएंगी। यूरोपियन कहाँ, एशियन कंट्री आएगी। एशियन कंट्री। हाँ, इंडोनेशिया आएगा? इंडोनेशिया नहीं आएगा, फिलीपींस आ जाएगा ना? फिलीपींस तो आएगी। फिलीपींस आ जाएगा। चलो इसमें लिख लो, विश्व का इजराइल नहीं आएगा, इजराइल भूमध्य सागर के पास है। लोकेशन याद रखो। अभी इजराइल को कंफर्म कर लेना, इजराइल के बारे में ज्यादा पढ़ लेना। इजराइल का अटैक करा है ना हमास ने, पढ़ा है न्यूज? न्यूज पढ़े? क्योंकि यहूदियों की चल रही है ना इसमें। एक ही देश है, एक ही देश है, यहूदियों का ही देश है, तब भी वहां पर क्या हो रहा है, वाद विवाद हो रहे हैं। चलो लिखो इसमें, विश्व का तुम लोग बुला देते हो बातें करने। सबसे बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र है, सबसे बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र है। डेटा एक बार चेक कर लेना, लिखवा दे रही हूँ, 26.92%। 92%। इसका क्षेत्रफल है बेरिंग सागर से फिलीपींस सागर तक, बेरिंग सागर से फिलीपींस सागर तक। डेटा एक बार चेक कर लेना, प्लीज कर रहे हो चेक? कर लो। अब यहाँ पर जो मछली की प्रमुख वैरायटी है वो लिख लो। कभी कभी पेपर को टफ बनाने के लिए मछलियां पूछ लेते हैं, फलाना मछली की वैरायटी कहाँ पाई जाती है, लिख लो। हैरिंग, 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 सामन, नासी, बात लिख लो। हैरिंग, सामन, कार्ड, अभी कार्ड बताई थी ना, कार्ड किसमें बताई थी अभी? अटलांटिक में पैरों के पास। कार्ड, कार्ड लिख लिया। हैलीबट, ट्यूना, केटलफिश, सेलफिश, सेलफिश, मैक्रेल, मैक्रेल, सोल, बोनिटो, क्या हुआ छूट है? सार्डाइन, 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 ये मछलियों के नाम याद कर लेना। कहाँ मिल रही है आपके? प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अब लिख लो प्रशांत महासागर का, सॉरी उत्तर पश्चिमी का, अब लिख लो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये हो गया आपका, इधर हुआ अमेरिका की साइड। यह क्षेत्र अलास्का से कैलिफोर्निया तक पड़ता है। कैलिफोर्निया जो अभी यहाँ पर मैप में बताए थे ना, वही चीज है। अब मैं बस आपको ये दिखवा दी रही हूँ, अलास्का से कैलिफोर्निया तक। अब ये देखो अलास्का और कैलिफोर्निया है, तो ये कौन कौन से देशों के साथ है? कनाडा और अमेरिका, है ना? तो इस देश में जो, इस क्षेत्र में जो मध्यस्थ का पालन हो रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? अमेरिका और कनाडा। लिख लो। अब कौन कौन सी मछलियां पाई जा रही है?
बट हेलीबर्ड मछली का जो 50% इनकी पॉपुलेशन है वो यहीं पाई जाती है। ये सीरियस बंदे नहीं है, आगे हंसने खुल के पहले पढ़ लो। हेलीबर्ड मछली क्या है? इस क्षेत्र में हेलीबर्ड मछली की जितनी पॉपुलेशन है 50% कहाँ पाई जा रही है? आपके इसी क्षेत्र में पाई जा रही है। विक्टोरिया, वैंकूवर, पोर्टलैंड। विक्टोरिया, वैंकूवर, पोर्टलैंड। मछली के नाम लिए क्षेत्र है। वैंकूवर कनाडा, विक्टोरिया कनाडा, पोर्टलैंड ये देख लेना कनाडा में है, अमेरिका में, इसका क्षेत्र मुझे याद नहीं है। और प्रिंस रूपर्ट सिएटल, ये क्षेत्र क्या है? प्रमुख क्षेत्र है। जो मछली यहाँ से पकड़ते हैं ये लोग पकड़ते हैं, इन क्षेत्र के लोग पकड़ते हैं। अब एक दो क्वेश्चन है, वो उसके जवाब देते मुझे, फिर आपकी छुट्टी। इतना पता चल गया? मत्स्य पालन में पहला नंबर कौन किसका है? ग्रेट बैन देशों में बताओ। देशों में चीन आ रहा है ना, क्योंकि चीन खारे पानी की मछलियों में है, ये भी याद रखना। मीठे पानी की मछलियों में भारत है। कभी भी पूछा जाए मीठे पानी की मछली में उत्पादक देश भारत, और ऐसे ही पूछ लिया जाए कि मछली में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, वो देश कौन सा है, तो आपका चीन होगा। जब उसको डिवाइड करते हैं मीठे और खारे में, तब जैसे आपको कई झीलें, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताओ कौन सी? विश्व की बुलर झील है, बेकार झील है सबसे बड़ी। क्वेश्चन करने क्वेश्चन किया था ना, कैस्पियन है। मैंने टेस्ट में क्वेश्चन नहीं दिया, टेस्ट में कराया। अब मेरी बात सुन रहे ना, डिफरेंस कैसे है? अभी मैंने पूछा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपने मुझे बता दिया कैस्पियन है। अब मैं पूछूंगी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है, बेकार एशिया की है, वो भी खारे पानी की है। समझ? हाँ, और अगर विक्टोरिया पूछ रहे हो तो विक्टोरिया की सबसे बड़ी झील है। अब यहाँ पर ही बात करें तो मछली उत्पादन पूछा जाएगा। मछली उत्पादन में विश्व में सबसे उत्पादक राज्य अग्रणी कौन है, तो आपका चीन होगा। ठीक है, जब मीठे पानी में पूछा जाएगा तो भारत होगा। और ये जो चीजें आप पढ़ाई है, इनका सबका आप क्या करोगे? डेटा है। मछली की वैरायटी मैच करने के लिए पूछ लेते हैं एग्जाम में, बहुत कुछ पूछ लेते हैं। पेपर को टफ बनाना है तो आप बनाना मछली कौन सी होती है। चलो दो क्वेश्चन है, बताना जरा मुझे इसके आंसर। अब ये कह रहे थे कि मैम पीपीटी पर दिखाया करेंगे मुझे। ये है जो आपको क्लाइमेट पढ़ाया था, उन्हीं से क्वेश्चन है। मैथ का फॉलोइंग है, अगर चाहो तो लिख लो और मुझे बता देना। अभी आंसर बताना है इसके। कॉपी क्यों बंद कर दी इतनी जल्दी? मतलब जो मैं पढ़ाई हूँ उसका देखती हूँ अब आप लोग को कितना आ रहा है। मैं रोज आपका क्या कहते हैं टेस्ट दूंगी, इसी टेस्ट के बेस पर आपको क्या है रिवॉर्ड दूंगी। टेस्ट क्लास की पढ़ाई रेगुलर कितनी अच्छी तरह बच्चे कर रहे हो वो, और दूसरी टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस क्या है, जो 4-5 रोज पूछती हूँ ओरली आपके क्वेश्चन, उसमें परफॉर्मेंस क्या है। तीसरा जो होमवर्क दे रही है उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ये तीनों क्राइटेरिया है आपको जज के लिए। 1 महीने का क्या है? 2 दिन बाद बुक मिल जाएगी। 2 दिन बाद कोई बुक नहीं मिलेगी, एटलीस्ट 15 दिन बाद। और अगर टाइम हुआ ना ये मैच, ये जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, अगर ये टाइम होता है
अंटार्कटिका, अत्यधिक सूखा सहारा। अब इसको मैच करो और बताओ आंसर। चार है, 4 क्वेश्चन है इसमें, कोई एक एक करके बता दो जिसको तो पता है। चरण गलत नहीं है, यहाँ मैं सुनने की बात नहीं कर रही हूँ। अत्यधिक ठंडा कौन सा होगा? अत्यधिक गर्म कौन सा होगा? अत्यधिक सूखा हाँ, और अत्यधिक वर्षा जो होगी कौन सी? चेरापूंजी। चेरापूंजी नहीं आएगा, 5 राउंड करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बिहार से जो पूछा गया था 2008 में, कौन सा? ये जो क्वेश्चन दिया है ये वाला? हाँ। अब एक और लिखो, सरल था। एक और लिखो, विश्वदीय। ये जलवायु है, जो जलवायु पढ़ाए हैं ना, अभी तक तो 10 खत्म ही हुआ है, उसके क्वेश्चन है ये। एक तरफ लिखो जलवायु, लिख लिया। जलवायु में यहाँ पर लिखो विश्वदीय। एक तरफ लिखो जलवायु, एक तरफ लिखो क्षेत्र। ठीक, अब यहाँ लिखो विश्वदीय। विश्वदीय के आगे लिखो कैलिफोर्निया। विश्व के आगे लिखो कैलिफोर्निया। अब लिखो दूसरी भूमध्यसागरीय। इसके आगे लिखो बांग्लादेश। आगे लिखो मानसून। इसके आगे लिखो सूडान। आगे लिखो सवाना। उसके आगे लिखो कांगो। अब जो मैंने कहा विश्वदीय लिखवाएंगे आपको जलवायु, वहां जाके सिंबल लिख के दिखाओ मुझे। विश्व के लिए सिंबल क्या है? विश्व के लिए सिंबल क्या है? ओपन का बताओ। कभी कभी सिंबल से दे देंगे, अभी मैंने आपको ये बताया सिंबल से दे देंगे। मैच द फॉलोइंग, तो आपको सिंबल भी आना चाहिए। मुझे विश्व का सिंबल बताओ क्या है? देख लो, अगर लिखा हुआ तो देखोगे, कम से कम देखोगे तो दिमाग तो चलेगा। देख के ही बताओ, पर बताओ चलो। आज आप ही बताओगे, मैंने और ये बताओ कौन सी मानसून कहाँ पाई जा रही है? क्षेत्र है ना एक तरफ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये यूपीपीसीएस प्री में आया है। बताना बेटा क्यों? मेन से पहले प्री भी देना है ना? हेलो, मेन से पहले प्री भी देना है ना? मानसून बांग्लादेश, ठीक है। भूमध्य सूडान, इसके अलावा क्या दे रखा है? सूडान नहीं आएगा, भूमध्य सूडान नहीं आएगा। मानसून बांग्लादेश है, सूडान नहीं आएगा यहाँ पर। विश्व के कामों में तो नहीं आएगा। विश्व के कामों में आएगा, कैलिफोर्निया आएगी, ठीक है। सवाना आएगा सूडान में। सवाना घास के मैदान है। और किस में आ रहे थे? ये AW में आ रहे थे। AW में क्या आ रहा था? जलवायु से क्वेश्चन आते हैं। अब ये जलवायु से क्वेश्चन आते हैं तो तब बहुत पड़ जाता है। सिंबल बता दिए, सिंबल बताओ मुझे। विश्व का सिंबल क्या है? विश्व का सिंबल बताओ, विश्व का सिंबल क्या है? किसी का भी बताओ, बताओ। भूमध्य का तो सीएस होगा, आपने भी बताया। भूमध्य सागरीय का सीएस है, ये तो इनको याद है बिल्कुल। चलो अगला, मानसून का क्या है? ए मानसून का ए किसका है? विश्व का। ए मानसून है, ठीक है। विश्व का यानी मैंने बता दिया।
है। अगला कौन सा बच रहा है वो आप बताओ। ये सवा सवाना बचा है। हाँ सवाना का क्या है? सवाना है। सवाना घास के मैदान है। इसमें आएगा BSW में आ रहा है या AW में आ रहा है? सवाना AW में आ रहा है। BS ने क्या बताया था आपके? सुस्त मैदान। चलो अगला क्वेश्चन एक और है। एक और कर लो बस। मुझे लग रहा है ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है ना। ये भी जब आयु सही है, निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है? अब एक ही मिलान सही बताना है, लिख लो। भूमध्य क्षेत्र, इसके आगे लिखो गर्मी की वर्षा। ये बिल्कुल गलत है। कहीं पास नहीं होता। मानसूनी वर्षा का क्षेत्र, पूरे साल भर वर्षा। ये भी गलत है। मानसूनी वर्षा क्षेत्र, पूरे साल भर वर्षा। मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा। अगला तो फिर आंसर है। अगला तो आंसर है। भूमध्य में क्या है? गरज के साथ बारिश होती है, वो होता है बारिश। फिर वो एक आंसर होगा ही। बोला ही नहीं था, वरना आपने भाई हाँ। चलो खत्म क्या हो गया? अगर पहले बोलते तो तो आंसर पता चला देता। चलो भाई निकाल दो। अगर आंसर पहले निकाला तो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप खत्म है। होता।